जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हिस्ट्री की क्लास में स्वागत है आपका। और आज हम आपकी जो हिस्ट्री की सेकंड बुक है उसका अंतिम चैप्टर और क्रम संख्या के हिसाब से जो आपका 8वां चैप्टर है उसको शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है किसान, जमींदार और राज्य। यानी इस चैप्टर के अंदर हम कृषि समाज और मुगल साम्राज्य को पढ़ने जा रहे हैं। यानी मुगल साम्राज्य के दौरान हमारा जो कृषि समाज था भारत का वो किस प्रकार का था उसको इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। अर्थात हम बात करेंगे 16वीं और 17वीं सदी की। इस चैप्टर के अंदर कोई भी बात हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर को लेकर, किसानों को लेकर, जमींदारों को लेकर या भू राजस्व की टैक्स का जो सिस्टम था उन सब के बारे में जानेंगे। तो जब भी एग्जाम में आपके प्रश्न आएगा या तो ये शब्द मिलेगा भी मुगल काल के दौरान ये चीज बताइए, या फिर आपको प्रश्न की भाषा में मिलेगा 16वीं और 17वीं सदी के इस चीज को बताइए। तो इन दोनों को आपस में आपको अच्छे से कोरिलेट है वो कर लेना है। हर चैप्टर को जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले चैप्टर के नाम को ही तो समझना होता है, फिर ये समझना होता है भी इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आज के अगर किसानों की हम बात करें तो देश के अंदर कई क्षेत्रों में किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन है वो करते रहते हैं। कभी तो फसल के अच्छे रेट के लिए और कभी अगर जब जो फसल है उनकी जब खराब हो जाती है तो उसके मुआवजे को लेकर। ऐसा लगता है किसान की हालत है वो बहुत ही खराब रहती है। फसल के बोने से लेकर फसल को बेचने तक उसे बहुत सारा संघर्ष है वो आज के टाइम भी करना पड़ रहा है। तो अब हम जानेंगे भी पहले क्या होता था, किसानों के साथ किस तरीके का सिस्टम था, किस प्रकार की प्राचीन टाइम के अंदर एग्रीकल्चर का जो सिस्टम था। यानी हम मध्यकाल के अंदर सफर है वो कर रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम मुगल काल के दौरान कृषि समाज को अच्छे से जानेंगे और आपको पता चल जाएगा उस टाइम किसानों की स्थिति क्या थी। जैसे कि आप देख पा रहे हो चैप्टर के अंदर मुगल साम्राज्य शब्द का उल्लेख है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम मुगल साम्राज्य के जो राजा लोग हैं उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में नहीं पढ़ेंगे, उनका जो काल क्रम है राजाओं का उनके बारे में कतई कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो पुराने सिलेबस के अंदर आपका 9वां चैप्टर होता था उसको अब हटा दिया गया है। शायद ऐसा माना जा रहा है भी मुगलों ने ऐसा क्या कर दिया जिनकी महानताओं की गाथा हमें पढ़नी पड़ी। तो हम तो केवल ये जानेंगे भी 16वीं सदी के दौरान चाहे किसी का भी राज था उस टाइम हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर को लेकर, किसानों को लेकर, जमींदारों को लेकर किस प्रकार की व्यवस्था है वो रही है। तो इन्हीं चीजों को जानेंगे। लेकिन फिर भी आपकी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के लिए हम मुगल साम्राज्य के अंदर किन किन जो शासकों की जो बातें आपके सामने आएगी थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन है वो पहले ले लेंगे और उसके बाद में हम टू द पॉइंट आगे हैं वो बढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है पहले दिल्ली सल्तनत आई और उसके बाद में मुगल आ गए। ये भी मुस्लिम थे दिल्ली सल्तनत की तरह और काफी लंबे टाइम तक मुगलों ने भारत के ऊपर राज है वो किया था। तो बात करें सबसे पहले जो मुगलों के अंदर आया, एक शब्द जो हम बार बार बोल रहे हैं ना मुगल, ये मुगल शब्द है वो जो मुगल शासकों की हम बात करेंगे उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। ये शब्द है वो अंग्रेजों ने दिया था मुगल। तो मुगलों की बात करें तो सबसे पहले 1526 के अंदर आया था बाबर। बाबर ने दिल्ली का सुल्तान था उस टाइम इब्राहिम लोदी, इस इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया था। पानीपत हरियाणा में है, तो हरियाणा में एक जगह पानीपत, वहां पर इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ाई हुई थी। इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर का हिंदुस्तान में राज स्टार्ट हो जाता है और वो है 1526। 1526 से लेकर 1530 तक बाबर यहां पर शासन करता है। तो यानी मुगल जो साम्राज्य है उसका संस्थापक फिर कौन हो गया?
बाबर है वो इनका संस्थापक हो गया। इसके बाद में उसका बेटा 1530 से 1540 तक उसका बेटा था हुमायूं, वो राज करता है। लेकिन इन 10 साल के बाद ही उसी का एक सेनानायक 1540 से 1555 तक शेर शाह, नाम सुना है, शेर शाह सूरी, वो राज करता है। और जब शेर शाह सूरी राज करता है उस टाइम वो हुमायूं को वहां से भगा देता है और वो ईरान चला जाता है। और जैसे ही शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, हुमायूं भागकर वापिस आ जाता है और 1555 से 1556 तक यहां पर पुनः राज करता है, लगभग 1 साल। उसके बाद में इसकी भी डेथ हो जाती है। और हुमायूं के बाद में राज करता है अकबर, जिसका टाइम पीरियड है 1556 से लेकर 1605 तक। अकबर के बाद में राज करता है भारत पर जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक। और जहांगीर के बाद आता है शाहजहां, जिसका टाइम पीरियड है 1628 से लेकर 1658। और इसके बाद में आता है औरंगजेब, और 1658 से 1707 तक राज करता है। तो बाबर आता है, बाबर के बाद में हो गया मुगलों में हुमायूं हो गया, उसके बाद में अकबर हो गया, उसके बाद में जहांगीर हो जाता है, उसके बाद शाहजहां और उसके बाद में औरंगजेब। तो ये इनके पहले वाले जो मेन शासक थे उनकी बात हो जाती है। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में मुगलों का जो दिन है वो उल्टे स्टार्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे इनका पतन हो जाता है। और काफी वर्षों के बाद में और अंग्रेजों का यहाँ पर वर्चस्व हो जाता है। तो उसके बाद में हमें किसने लूटा? फिर अंग्रेज लूटने लगे। पहले दिल्ली सल्तनत वालों ने लूटा और फिर मुगलों ने लूटा और उसके बाद अंग्रेजों ने लूटा, जब तक कि 1947 में हमारा देश आजाद नहीं हो गया था। तो मुगलों के बाद की जो सारी चीजें हैं वो अपनी थर्ड जो बुक है हिस्ट्री की उसके अंदर जानेंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं एक नक्शा दिया है, ये वो इलाका है जहां तक बाबर का राज रहा था। और इसके बाद में ये वो पिंक कलर वाला वो इलाका है जहां तक अकबर का राज रहा था। और उसके बाद में ये व्हाइट वाला साथ में शामिल कर दें तो ये वो इलाका है जहां पर औरंगजेब का शासन है वो रहा। तो किस प्रकार से हमारे देश को इन्होंने लूटा ये आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। चलिए लुटेरो लूट गए वो तो चलो गई बात अब, लेकिन इनके दौरान हमारे टॉपिक का, हमारे चैप्टर का जो मूल उद्देश्य है 16वीं और 17वीं सदी के दौरान, इन मुगलों के दौरान हमारा एग्रीकल्चर का सिस्टम क्या था उसको अब अच्छे से समझेंगे। अब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो पॉइंट अपने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान हिंदुस्तान में लगभग 85% लोग हैं वो गांव में रहते थे। तो मुगलों के टाइम में 85% लोग कहां रहते थे? गांव में रहते थे। और कृषि समाज की जो मूल इकाई थी उसे ही हम क्या कहते हैं? गांव कहते हैं। और लोगों का मुख्य काम क्या था उस टाइम? एग्रीकल्चर था, खेती करते थे। तो किसान और जमींदार कृषि उत्पादन में लगे हुए थे। ये भी ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। कृषि व्यवसाय ने किसानों जमींदारों के बीच सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का रिश्ता बनाया। इनके बीच में तनातनी रहती थी खेती को लेकर, क्योंकि गांव के अंदर लोग खेती करते थे। धीरे धीरे जब राजा को ये लगा भैया ये इस खेती से भी अपने इनकम कमा सकते हैं तो क्यों न इनके ऊपर टैक्स वगैरह लगा दिया जाए। तो इनके बिचौलिए बन गए, बीच में कई जमींदार जैसे लोग, मनसबदार जैसे जो लोग थे बीच में बिचौलिए आ गए, तो उनके माध्यम से टैक्स है वो राजा तक पहुंचता था। तो ये लोग हैं बीच वाले, ये किसानों का शोषण करते थे। तो इसलिए इस एग्रीकल्चर को लेकर संघर्ष का जो सिस्टम है वो उस टाइम भी चलता रहा था। मुगल साम्राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत है वो कृषि था। एग्रीकल्चर जो खेती की जाती थी उसके ऊपर टैक्स लगता था जिसको हम लगान कहते हैं। तो खेती के ऊपर जो टैक्स यानी राजस्व है वो लिया जाता था मुगलों के टाइम। यहां पर देख सकते हैं ये ग्रामीण व्यवस्था दिखा रखी है, यहां पर ये खेत दिखा रखे हैं और बीच में एक कुआं दिखा रखा है।
कुछ लोग जो किसान है वो यहाँ पर खेती कर रहे हैं, कुएं से पानी निकाला जा रहा है। ये यहाँ पर एक पशु दिखाया गया है जिसके माध्यम से ये बाल्टियां कुएं से बाहर निकाली जाती है। ये आदमी एक यहाँ पर खड़ा है जो कुएं से जो बाल्टी आती है तो उसको पकड़कर यहाँ पर ये एक नाला बना हुआ है जो खेतों के अंदर जाता है, पौधों तक पानी पहुंचाता है और उसके अंदर ये पानी की बाल्टी है वो उड़ेल देता है। तो इस प्रकार से इस जो ग्रामीण परिवेश के अंदर खेती का जो सिस्टम है वो इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हो। एक चीज मैं अक्सर कहता हूं, आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर जो भी इमेज जो पिक्चर दी हुई होती है उनको अच्छे से आपको देखना चाहिए और उसके नीचे उससे जुड़ी हुई जो बात है उसके ऊपर भी एक इतिहास के विद्यार्थी को फोकस है वो जरूर करना चाहिए। तो ये एक थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन है वो आपके सामने आता है। अब बात ये करते हैं हम प्राचीन भारत की यानी 16वीं 17वीं सदी के भारत की जो एग्रीकल्चर की जो बात करने जा रहे हैं उनकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है। तो एक प्यारा प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा के लिए बनता है, ये खुद अपने आप में एक प्रश्न है कि 16वीं सदी और 17वीं सदी के कृषि इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत क्या है। तो दो नाम आते हैं, एक है ऐतिहासिक ग्रंथ और दूसरा है मुगल दस्तावेज। जो दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी एप्लीकेशन कोई फॉर्म जो मिला हुआ है जो उस टाइम मुगलों की देखरेख में ही सारा तैयार हुआ था। तो ये दो मुख्य स्रोत है जिनसे हमें उस टाइम के कृषि इतिहास कृषि समाज की जानकारी मिलती है। कौन सा? ऐतिहासिक ग्रंथ और दूसरा मुगल दस्तावेज। तो चलिए अब बात करें इन ऐतिहासिक ग्रंथों के ऊपर कौन से हैं। इन ऐतिहासिक ग्रंथों में सबसे प्रमुख नाम आता है आइन ए अकबरी का नाम आता है। नाम ध्यान रखिएगा, आइन ए अकबरी। आपको बताना चाहूं अकबर के टाइम के अंदर लिखा गया था अकबरनामा। हम चैप्टर के लास्ट में भी इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। अकबर के टाइम में किताब लिखी गई थी जिसका नाम क्या है? अकबरनामा। ये जो किताब लिखी गई थी ये फारसी भाषा में लिखी गई थी और इस अकबरनामा के 3 भाग थे जिसको जिल्द कहा जाता है। 3 भाग थे। उन तीनों भाग में से तीसरा जो भाग है उसी का नाम है आइन ए अकबरी। तो अकबरनामा की जो तीसरी बुक है, तीसरा भाग है, तीसरा जिल्द कह दीजिए, उसका नाम क्या है? आइन ए अकबरी। और इसका एक शॉर्ट नाम भी है जिसको शॉर्ट के अंदर आइन कहा जाता है। तो आइन कहते हैं तो इसका मतलब ये हो गया हम आइन ए अकबरी की बात कर रहे हैं। और किस भाषा में लिखी गई थी? स्टार्ट में फारसी भाषा के अंदर लिखी गई थी। तो ये सबसे प्रमुख है वो स्रोत है एग्रीकल्चर के बारे में समझने के लिए। तो चलिए इससे जुड़ी हुई भी कुछ बातें निकाल लेते हैं। आइन ए अकबरी सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों में से एक है ये और इसको मुगल दरबार का उस टाइम इतिहासकार रहा है अब्बुल फजल। नाम ध्यान रखिएगा, अब्बुल फजल ने लिखा था। और किसके दरबार में था ये? अकबर के दरबार का इतिहासकार था भी। तो अकबर के टाइम में अब्बुल फजल था। अब्बुल फजल ने अकबरनामा लिखा। अकबरनामा की तीसरी जो बुक है, तीसरा जो उसका हिस्सा है उसका नाम है आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी, इसी से हमें कृषि इतिहास की जानकारी होती है। बहुत प्यारा प्रश्न है ये प्रश्न भी। और दूसरा आइन ए अकबरी किसने लिखी, किसके टाइम के अंदर लिखी। अब बात ये कर लेते हैं भी इस भले मानस ने अब्बुल फजल ने ये किस उद्देश्य से लिखी होगी। तो आइन ए अकबरी का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? तो शायद इसका मुख्य उद्देश्य यही रहा होगा भी अकबर जो है, जो मुगल शासक था अकबर, वो सामाजिक मेलजोल बढ़ाकर रखता था लोगों के साथ। तो अकबर सामाजिक मेलजोल बढ़ाकर रखता था, इस उद्देश्य से ये किताबें लिखी गई थी। और इसके अंदर एग्रीकल्चर के बारे में भी काफ़ी जानकारी है वो हमें उपलब्ध हो जाती है, मिल जाती है, जिन्हीं के बारे में हम इस पूरे चैप्टर के अंदर बार बार बातें हैं वो करेंगे। तो सीधी सी बात है, खेती के बारे में जानकारी कौन दे रहा है हमें? किसान तो नहीं दे रहा, वो तो बेचारा नहीं लिख रहा भी उसके साथ कैसा क्या हो रहा है। तो कुल मिलाकर जो ऊपर वाले जो बड़े लोग हैं वो अपने हिसाब से लिखकर हमें बता गए हैं। उनकी जो पांडुलिपियां जो मिल रही है उन्हीं के
हिसाब से इतिहासकार हमें जानकारी उपलब्ध करवाते जा रहे हैं, हम पढ़ते जा रहे हैं, टेस्ट लेते जा रहे हैं, परीक्षाएं लेते जा रहे हैं। देखते हैं भाई क्या सही है और क्या गलत है। इसके साथ साथ एक किताब और भी है जिसका हमें पता होना चाहिए, और वो किताब है बाबरनामा। बाबरनामा जो पुस्तक है वो बाबर ने खुद लिखी। लो जी, खुद ही अपने बारे में लिखने लग गया, तो खुद अपने बारे में बुरा कौन लिखेगा। तो बाबरनामा किसने लिखी? बाबर ने। आईने अकबरी या अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ने। और ये जो बाबरनामा जो बाबर ने लिखी थी, ये तुर्की भाषा में लिखी थी, तुर्की भाषा में, जबकि आईने अकबरी है वो फारसी भाषा के अंदर लिखी गई थी। बाद में वही फारसी भाषा और हिंदी भाषा आपस में मिक्सअप हो गई धीरे धीरे। भारत के अंदर जो हिंदी बोली जाती थी और वहाँ जो फारसी भाषा जो अकबर के टाइम चलती थी, दोनों का मिक्सअप हो गया और एक नई भाषा का जन्म हुआ जिसे क्या कहा गया? उर्दू भाषा, जो हिंदी और फारसी का मिश्रण है, उर्दू भाषा। तो बाबर ने बाबरनामा लिखी जो तुर्की भाषा में थी। तो इसके अंदर मुगल कालीन कृषि का विवरण है वो भी मिलता है। इस किताब के अंदर भी हमें कई जानकारी मिलती है, और विशेषकर सिंचाई के उपकरणों के बारे में। तो सिंचाई के जो उपकरण हैं, बाल्टियों के द्वारा जो सिंचाई की जाती थी या रहट के माध्यम से सिंचाई की जाती थी, ये जानकारी हमें बाबरनामा से मिलती है। अब ये तो हो गए मुगलों के खुद के। इसके अलावा ये अच्छी बात है भी इतिहासकारों को इन मुगलों की राजधानी से काफी दूर के इलाके से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कुछ दस्तावेज मिले हैं, जिनसे हमें उस टाइम की कुछ एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी मिलती है। तो अन्य स्रोतों में 17वीं 18वीं सदी के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज है वो मिले हैं, जिसके अंदर सरकार की आमदनी का ब्यौरा है, वो विस्तृत जानकारी इसके अंदर मिलती है। इसके साथ साथ ही अंग्रेजों की यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के भी दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पूर्वी भारत से मिले हैं, जिसके अंदर कृषि संबंधी उपयोगी जानकारी हमें मिलती है। तो मुगलों के अलावा भी कुछ जानकारी हमें अन्य स्रोतों से गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के डॉक्यूमेंट से मिल रही है, और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी के डॉक्यूमेंट से भी हमें उस टाइम की एग्रीकल्चर की जानकारी मिलती है। तो मुगलों के अलावा ये अन्य स्रोत भी हमें अच्छी जानकारी, और नहीं तो कम से कम मैचिंग तो करते ही हैं इतिहासकार भी, मुगलों ने क्या लिखा और दूसरे लोगों ने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो एप्लीकेशन, जो फॉर्म वगैरह मिले हैं, उनके अंदर की कहानी किस प्रकार की है। तो ये आपको यहां जानकारी ये हो जाती है भी इस चैप्टर में हम जो बातें समझने जा रहे हैं उनकी जानकारी हमें कहां से मिली। आईने अकबरी, बाबरनामा और कुछ अन्य जगह से मिले डॉक्यूमेंट्स। और याद करें, इस टॉपिक के स्टार्टिंग में हमने यही बात कही थी भी 16वीं और 17वीं सदी के कृषि इतिहास की जानकारी किन स्रोतों से होती है। तो कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ और कुछ मुगल डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी जो जिस टाइम मुगलों का राज था वो डॉक्यूमेंट्स। आप चाहे मुगल नहीं लगाएं, खाली डॉक्यूमेंट्स लिख दें, दस्तावेज जो कि मुगलों के राज में ही लिखे गए थे। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं और किसानों तक पहुंचते हैं भाई किस प्रकार की क्या बातें हैं। अब बात है किसान और उनकी जमीन और कृषि की बात। यहां फिर एक छोटा सा प्यारा प्रश्न बन जाता है कि मुगल काल के भारतीय फारसी जो स्रोत हैं उसमें किसानों के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो 4 प्रमुख शब्द है। एक रैयत या रियाया जिसे कहा जाता है, एक मुजरियान कहा जाता है, मुजरियान, एक आसामी शब्द और एक खुद किसान। तो ये चारों नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। मुगल काल के टाइम में खेती करने वाले को किन नामों से जाना जाता था? रैयत, मुजरियान, आसामी और किसान के नाम से जाना जाता था। चारों नाम आपको ध्यान रखना है। रे मु आ की, रैयत, मुजारियन, आसामी और किसान कहा जाता था। ये किसानों के लिए प्रयुक्त शब्दावली है मुगलों के टाइम में। अब बात करें 17वीं सदी के स्रोत जो मिले हैं, सोर्सेस, वो 2 प्रकार के किसानों की चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन बनाओगे तो कैसे बना लोगे? क्वेश्चन बनाने का अभ्यास भी अब होता रहना चाहिए साथ में भी। 17वीं सदी
अब 17वीं सदी आते ही समझ जाना भी प्रश्न मुगल काल का है। तो 17वीं सदी के दो स्रोतों के नाम बताइए जिनमें किसानों की चर्चा की गई है, या किसानों के दो प्रकार जो बताए गए हैं वो कौन से हैं? दो। एक है खुद कास्त, कास्त का मतलब होता है खेती करना, दूसरा है पाही कास्त। तो दो नाम, खुद कास्त और पाही कास्त। नाम से स्पष्ट हो रहा है ना आपको, खुद यानी खुद करना, अपने ही इलाके में खेती करना, पाही का मतलब यहां पराई जगह पर खेती करने से है। तो खुद कास्त, इस प्रकार के किसान उन्हीं गांव में रहते थे जिनमें उनकी जमीन होती थी। जिस गांव में रहते थे वहां पर, यानी किसान वो किसान जहां पर उनकी जमीन होती थी वहीं पर रहते थे और वहीं पर खेती करते थे, उन्हें खुद कास्त किसान कहा गया। दूसरा आता है पाही कास्त। इस प्रकार के किसान वो हैं जो दूसरे गांव में जाकर ठेके पर जमीन लेकर खेती करते हैं। दूसरे गांव में गए और जमीन किससे ले ली? वहां के किसान से, और ठेके पर भी तेरे को इतना पैसा दे दूंगा, खेती मैं करूंगा। इसे कहा जाता है पाही कास्त। तो दो तरीके हो गए, अपनी जमीन पर खुद खेती करना खुद कास्त, और दूसरे की जमीन ठेके पर लेकर खेती करना। आप इस प्रकार से भी आप अपना आंसर लिख सकते हैं। जब किसान अपनी जमीन के ऊपर अपने ही गांव में खेती करता है तो उसे खुद कास्त कहते हैं। जब किसी दूसरे गांव में जाकर ठेके पर जमीन लेकर खेती करता है तो उसे पाही कास्त है वो कहा जाता है। तो कुछ लोग अपनी मर्जी से पाही कास्त बनते हैं, अपनी मर्जी से, कोई उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता। यह तभी होता है जब करों की शर्तें किसी दूसरे गांव में अधिक लाभदायक होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से पाही कास्त करता है, पाही कास्त का मतलब दूसरे गांव में खेती करता है जाकर, तो क्यों करेगा? इसका मतलब भैया उसका गांव जिस जमींदार के अंडर में आ रहा है वो भैया टैक्स ज्यादा ले रहा है, परेशान ज्यादा करता है, तो इसलिए वो दूसरे गांव में चला जाता है जहां पर उसको टैक्स कम देना पड़ता है, या उसका ऊपर जो अत्याचार है जहां पर कम होता है। तो अपनी मर्जी से फिर वो पाही कास्त का तरीका अपनाता है। या फिर किसान है वो अकाल, भूखमरी और आर्थिक समस्याओं के आने के बाद भी दूसरे गांव में जाता है। जिस गांव में उसकी जमीन है वहां पर अकाल पड़ गया, भूखमरी आ गई, या वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गया, तो उसकी वजह से भी दूसरे गांव में जाकर पाही कास्त है वो करता है। तो अब आप यहां पर एक प्रश्न और बना ले चाहिए भी। हमने एक तो ये कह दिया भी दो किसानों की चर्चा है, फिर दोनों की परिभाषा देख ली। फिर एक प्रश्न यहां यह भी बन सकता है भी कोई किसान पाही कास्त क्यों करता है? तो दो रीजन हमने ये बता दिए, एक तो अपनी मर्जी से करता है भी ताकि दूसरी जगह टैक्स उसको कम देना पड़ रहा है, और दूसरा रीजन ये हो गया भी जिस गांव में वो रह रहा है वहां अकाल भूखमरी की समस्या आ जाती है तो वो दूसरे गांव में जाकर ठेके पर लेकर अपनी जमीन वो उस पर खेती है वो करता है। अब किसान खेती करेगा और उसके पास क्या ऑप्शन है? तो क्लियर हो गई ये बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी, अक्सर इन्हीं में से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो उठते रहते हैं। चलिए अब बात करें आगे की कहानी की, और अब बात है भी मुगल काल के अंदर किस क्षेत्र के किसान अमीर थे। किसान खुद कास्त पाही कास्त हो गया, अब अमीर किसानों के ऊपर बात कर लें। सीधी सी बात, जिनके पास जमीन अच्छी खासी हो और उनसे पैदावार भी अच्छी हो, वो अमीर किसान किस क्षेत्र के अंदर थे उस टाइम? तो उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास एक जोड़ी बैल और 2 हल से ज्यादा कुछ नहीं होता था। अब देख लो, एक तो ये सिचुएशन है। सामान्य जो किसान था नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो एक जोड़ी बैल और 2 हल से ज्यादा कुछ नहीं था बेचारे के पास, और खेती है वो उसकी व्यक्तिगत मलकियत यानी उसकी निजी संपदा होती थी। इसी सिद्धांत पर आधारित था। वो अपनी जमीन किसी दूसरे को बेच भी सकता था और किसी से खरीद भी सकता था। गुजरात की अगर हम बात करें, गुजरात की, तो गुजरात में जिस किसान के पास 6 एकड़ जमीन होती थी उसे अमीर माना जाता था। अब देख लो भैया जमीन की हालत क्या है। गुजरात में 6 एकड़ जिसके पास हो वो अमीर था। और बंगाल की अगर हम बात करें पूर्वी साइड, ये पश्चिमी साइड की बात हो गई, ये पूर्वी साइड की बात कर ले, तो बंगाल में एक किसान के पास
औसत जमीन है वो 5 एकड़ थी। तो बंगाल के अंदर एवरेज 5 एकड़ जमीन है वो हर किसी के पास मिल जाती थी किसानों के अंदर। और बंगाल में जिसके पास 10 एकड़ जमीन हो जाती थी उसे अमीर समझा जाता था। तो हो गए भी, गुजरात में 6 एकड़ वाला अमीर और बंगाल के अंदर 10 एकड़ जमीन वाला जो अमीर मानते थे। आप मोटा मोटा अगर राजस्थान के बच्चे हैं तो कहना चाहूं भी 1 एकड़ आप ऐसे समझ लीजिए आपका वर्तमान का जो 1 बीघा है, उस हिसाब से यह सिस्टम चलता था। और हल जोतने वाले खेतीहर किसान जो खेती करते हैं अपनी जमीन की सीमा के ऊपर मिट्टी, ईंट और कांटों से पहचान के लिए निशान भी लगाते थे। भी जैसे ये किसी की जमीन है तो इसके चारों तरफ ऊंची मिट्टी डाल देते थे, भी ठीक है भैया ये मेरा खेत है, तू मेरी तरफ है वो खेती करने मत आ जाना। या फिर उस टाइम की जो भी कच्ची पक्की ईंटें मिलती थी उनसे दीवार बना लेता था थोड़ी थोड़ी दूरी पर, या फिर कांटों का जाल बिछा देता था, भी कांटेदार वृक्षों की बाड़ है वो लगा देता था, जिससे पहचान हो जाती थी भी ये खेत उसका है, ये फलाने राम का, ये धिमके राम का है। तो इस प्रकार की व्यवस्था है वो किसान अपने खेतों के सीमा निर्धारित करने के लिए भी कर लेते थे। तो यहाँ 2 बातें विशेष हो गई भी, गुजरात वाला और बंगाल वाला। तो गुजरात में 6 एकड़ वाला अमीर और गुजरात में और बंगाल की बात करें तो 10 एकड़ जमीन वाला अमीर माना जाता था। अब कैलकुलेशन मत करने बैठ जाना भी यार 10 एकड़ वाला इतनी जमीन वाला अमीर, हाँ इतना ही वाला। कौन से वहां पर आज की तरह टेक्नोलॉजियां थी और पानी के बहुत से साधन थे ताकि ज्यादा जमीन होती। जमीन तो बहुत थी उस टाइम लेकिन खेती नहीं होती थी उस टाइम इतनी। चलिए अब बात करते हैं मुगल काल के दौरान 16वीं 17वीं सदी के दौरान सिंचाई, इरिगेशन का क्या सिस्टम था, किसान सिंचाई है वो कैसे करते थे। तो खुद अपने आप में ये प्रश्न बन जाता है भी 16वीं सदी की 17वीं सदी की सिंचाई व्यवस्था को समझाइए या मुगल कालीन सिंचाई व्यवस्था को समझाइए। कुछ छोटी छोटी बातें भी इसके अंदर है वो आती जाएगी।